हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पाठ 6 पढ़ेंगे आज और नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवाज। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। पहेली और बूबो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल में घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुरायना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे सजीव वस्तुएं थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूजो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान दिया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हैं। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला। सजीव एवं उनका परिवेश। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अन्य प्रकार की मछलियां थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? तो आइए जानते हैं। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल में दिन बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं। श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट के शारीरिक संरचना उसे सममरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मन शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 6.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है जिसकी चर्चा हम अध्याय 5 में कर चुके हैं।
उनकी यह आकृति जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति में भी सहायक हैं। पंख एवं पूंछ चपटी होती हैं, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल क्लोन होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं। आगे लिखा है, हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की स्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। आगे लिखा है, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, सरल स्थल एवं आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। आगे लिखा है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। यानी जो स्थल पर रहते हैं उनके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। आगे लिखा है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। चट्टान, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी विभिन्न आवासों की यात्रा। तो चलिए विभिन्न आवासों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्थलीय आवासों के बारे में जानिए। तो लिखा है मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊँट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं, तो क्रियाकलाप से पता चलेगा। तो पढ़ते हैं। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 4 के क्रियाकलाप में हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं
वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। यानी मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उनमें जो है पत्तियां होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं और कुछ भी पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। ये पौधे जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं और इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो तने में होता है। आगे पढ़ते हैं पर्वतीय क्षेत्र के आवासों के बारे में। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र में दिखाए गए वृक्ष देखे हैं? इस चित्र की बात हो रही है, जैसे इस चित्र में दिखाई गई है। आगे पढ़ते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई की आकार की होती है। इससे वर्षा का जल हिम एवं सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर पर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विभिन्नता दिखाई देती है। अब घास स्थल के आवास के बारे में जानते हैं। लिखा है, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। दूसरा जंतु हिरन है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों की कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरन तथा अन्य जंतुओं में एवं पौधों में और भी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। अब जानते हैं जलीय आवास के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे समुद्र के बारे में। लिखा है, समुद्र में रहने के लिए
मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का भी शरीर भी धारा रेखी होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल क्लोन होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। कौन कौन? डॉल्फिन और व्हेल। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? अब जानते हैं तालाब एवं झील के बारे में। लिखा है, क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने, जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं? इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी में मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्तों को कोई क्षति नहीं होती। आगे लिखा है, मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जड़ एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने में एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। पश्चपाद यानी पिछले पैर। इसके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अब पढ़ते हैं हमारे आसपास के जीवों के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की भी चर्चा की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाई जाने वाली वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं, आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई वन में पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है? अब लिखा है, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है एवं ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रियाओं के लिए भी ऊर्जा आवश्यक होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी सभी सजीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है, क्योंकि भोजन जो है उनको वृद्धि एवं ऊर्जा प्रदान करता है।
आगे लिखा है, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है कि इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं? आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क होते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुट होकर चूजा, मुर्गी का बच्चा, तो सभी में वृद्धि होती है। बच्चे होते हैं, मनुष्य के बच्चे वृद्धि करके वयस्क बन जाते हैं। ऐसे ही जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि करते हैं। ऐसे ही पक्षी के अंडे जो है वृद्धि करते हैं। उनमें जैसे कि मुर्गी का अंडा है, वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। आगे लिखा है, पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे अथवा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए। आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं कर सकती? अब आगे लिखा है, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकालते हैं। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है, यानी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है, यानी त्वचा द्वारा श्वास लेता है। इस बात को याद रखिए। हमने पढ़ा कि मछली के गिर होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में मिले वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती हैं। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। तो मनुष्य जो है ऑक्सीजन गैस को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, और जबकि पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, वह कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। आगे लिखा है, हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। आगे लिखा है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? लिखा है, जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं। जब तक वे तेज प्रकाश के अभ्यस्त नहीं हो जाती, आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। क्या इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं?
वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। आगे लिखा है, क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखें। क्या वे भोजन को देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वे क्या करते हैं? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण हैं। यानी मनुष्यों में भी उद्दीपन की प्रतिक्रिया होती है, जंतुओं में भी होती है और पौधों में भी ये क्रिया होती है। आगे लिखा है, कुछ दिनों के बाद यह पौधों में उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। अब क्रियाकलाप 4 लिखा है कि एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधे का गमला रखें। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। सजीवों में उत्सर्जन। तो चलिए, सजीवों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है ये जान लेते हैं। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के पचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं। यानी जो सजीव होता है भोजन ग्रहण करता है, लेकिन उस भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। केवल कुछ ही भाग उसके शरीर के द्वारा उपयोग होता है और बाकी जो भाग होता है वह अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। यही प्रक्रिया जो है उत्सर्जन कहलाती है। ऐसा पौधे भी करते हैं। आगे लिखा है, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं होती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन श्राप के रूप में होता है। यानी कुछ पौधों में क्या होता है, ये अपशिष्ट पदार्थ एकत्र हो जाता है और कुछ पौधों में श्राप के रूप में निष्कासन हो जाता है। आगे लिखा है, उत्सर्जन सजीवों का दूसरा सामान्य लक्षण है। अब पढ़ते हैं, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ देखे हैं? नीड़ यानी घोंसला। वे नीड़ में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। ये बच्चे देने वाले कुछ जंतु हैं। ये पक्षी है जो अंडे देते हैं। आगे लिखा है, पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कणिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। यानी कुछ तो पौधे जो होते हैं बीजों से अंकुरित होकर बनते हैं, लेकिन कुछ जो है कायिक प्रजनन द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है आलू। आगे लिखा है, पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? आगे पढ़ते हैं क्रियाकलाप
5 गुलाब अथवा मेहंदी की थड़ कलम कीजिए, इसे मिट्टी में लगाएंगे, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं? कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश ना हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव प्रजनन क्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। आगे लिखा है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? यानी सजीव जो हैं, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, मनुष्य भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, लेकिन पौधे जो हैं वो भूमि में जकड़े रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। लेकिन इनमें जल, खनिज एवं संश्लेषित पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। आगे लिखा है, हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल, अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी के में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं, जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता है। क्योंकि जब सजीव की प्रजाति में प्रजनन नहीं होगा तो उनकी जो प्रजाति है वो अस्तित्व में कैसे रहेंगी। इसलिए सजीव की प्रजाति को अस्तित्व में रहने के लिए उनके सदस्यों में प्रजनन होना आवश्यक है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा, क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? आगे लिखा है, इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी नहीं दिखाई देते। परंतु जब हम इन्हें बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के भी लक्षण दिखाई देते हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रिया उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता।
परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। तो आज के इस लेसन में सजीवों के लक्षण के बारे में जाना। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी वृद्धि करते हैं, सभी में श्वसन होता है, पौधे भी श्वसन करते हैं, पौधों में भी वृद्धि होती है, पौधे भी प्रजनन करते हैं। इन सब के बारे में इस लेसन में आज जाना है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।